हेलो स्टूडेंट्स, सो आप सबका स्वागत है आज की साइकोलॉजी की क्लास पे, जिसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 1 अभी साइकोलॉजी क्लास 12th इन हिंदी मीडियम को स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सो अभी तक मैंने टोटल जो है 10 वीडियोस सेम चैप्टर पे दिया है। सो आप सब से यही मैं कहूँगा कि प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए, बिकॉज उससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़े हैं तो आपसे कहूँगा कि आपने नहीं देखा तो वीडियो प्रीवियस देखिए, और उससे उसमें देखने का फ़ायदा आपका यह होगा कि बेसिकली आपको पीछे से चीज़ें क्लियर होंगी, तो आपको अभी जो पढ़ाऊंगा वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो चलते हैं, क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने के बिगनिंग में एक बात आपसे और कहना चाहूँगा, अगर आप निश्चित रूप से साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं, पूरी तरह से इस मनोविज्ञान विषय को समझना चाहते हैं, तो जितनी बड़ी जो मैं वीडियो बनाता हूँ इसको आप पूरा सुना करो, बिकॉज पूरा नहीं सुनोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपको आधी बात समझ में आएगी, शायद आधी भी नहीं आएगी, उससे भी कम आएगी। तो वीडियो को पूरा देखा करो, काफ़ी मेहनत करके बनाई जाती है, तो पूरा देखने से ही सफल होगा। ठीक है। सो चलते हैं, आज का अपना टॉपिक है स्टूडेंट्स, बुद्धि परीक्षणों के प्रकार। ठीक है। सो अभी हमने जो प्रीवियस जो टॉपिक पढ़ा था, सो उस टॉपिक से आपने आई होप की चीज़ें तो समझ ली होगी। सो आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है बुद्धि के कितने प्रकार के परीक्षण हैं, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए लेके चल रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें क्लियर भी हो जाए, टाइम भी कम लगे स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर बुद्धि परीक्षण कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर मान लेते हैं कि आपकी बुद्धि को मुझे परखना है, ठीक है, आप हैं और आपकी बुद्धि को मुझे चेक करना है कि भाई आपके पास कितना दिमाग है, कितनी बुद्धि है, तो निश्चित रूप से मैं आपका एक टेस्ट लूँगा। ठीक है। तो मेरे टेस्ट अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अगर सिंगल है तो मैं फेस टू फेस आपका इंटरव्यू लूँगा, है ना, जिसे हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं, इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं। फेस टू फेस आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है। अगर आप कई सारे लोग हैं, ठीक है, कई लोग हैं, तो मैं इंटरव्यू मतलब एक एक का तो ले नहीं पाऊंगा उस टाइम, फिर मुझे क्या होगा, ग्रुप टेस्ट लेना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि नॉर्मली होता क्या है, आप सभी ने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम देते आ रहे हो, ठीक है, चाइल्डहुड एज से अभी तक एग्ज़ाम आप दे रहे हो। सो एग्ज़ाम जो होता है बेसिकली वो भी क्या होता है, एक प्रकार का बुद्धि का ही टेस्ट होता है। लेकिन उस बुद्धि के टेस्ट में कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट होता है, उस किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी बुद्धि को देखा जाता है। ठीक है। तो वही यहाँ पर भी है, यहाँ पर कह रहे हैं बुद्धि परीक्षणों के प्रकार। तो सबसे जो पहला आपका पॉइंट आता है, उसके अंदर आपको मिलता है व्यक्तिगत तथा समूह बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत कहने का मतलब वही जिससे मैंने बताया, इंटरव्यू इंडिविजुअल, वन बाय वन, मतलब एक एक का अगर इंटरव्यू लिया जाए, एक एक से अगर व्यक्तिगत रूप से बात की जाए, ठीक है, तो इसे कहा जाएगा व्यक्तिगत रूप से क्या करना, परीक्षण करना, व्यक्तिगत रूप से टेस्ट करना। ठीक है। अच्छा, इसके फ़ायदे भी होते हैं। इसके फ़ायदे ऐसे होते हैं, अगर व्यक्तिगत रूप से आप टेस्ट देते हो, जो एग्जामिनर होता है वो आपको अच्छे से समझ सकता है, आपके अंदर की बातों को जान सकता है, आपके पर्सनल जो भी व्यूज़ होते हैं उसको भी वो जान सकता है। ठीक है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा आप तो हम कर नहीं सकते। ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है, जब लोग अगर ज़्यादा होते हैं तो उस बार हमें जो टेस्ट लेना होता है, जो परीक्षण करना होता है, वो आपका समूह के रूप में होता है। जैसा कि आप लोग साइकोलॉजी का एग्ज़ाम देंगे, तो क्लास 12th की साइकोलॉजी जब आप पेपर दे रहे होंगे तो बहुत सारे आपके जैसे स्टूडेंट्स होंगे और एक तरह से ग्रुप टेस्ट चल रहा होगा वो। तो वही बात यहाँ भी है, मैं थोड़ा सा रीड आउट कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती रहे। कह रहा है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसके द्वारा एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि परीक्षण किया जाता है। समूह बुद्धि के साथ को बेसिकली में एक साथ बहुत से व्यक्तियों को समूह में दिया जाता है। ठीक है। व्यक्तिगत परीक्षण में आवश्यकता होती है परीक्षणकर्ता परीक्षार्थी से सौहार्द स्थापित करें, मतलब एक तरह से एक रैपो बिल्डिंग करें, मतलब जो अगर आप पर्सनल जब आपका इंटरव्यू हो रहा होता है तो दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग जमती है। सबसे पहले से मैं अगर आपसे बात करूं पर्सनली, तो मेरे आपके बीच में एक बॉन्ड डेवलप होगा सबसे पहले। लेकिन मैं ग्रुप में आके अनाउंसमेंट करके बात करूं, तो वो एक इंडिविजुअल जो फोकस है ना, जैसे एक होम ट्यूशन जैसे होता है, होम ट्यूशन में टीचर क्या करता है, घर में आके पढ़ाता है। ठीक है। लेकिन जो आपकी क्लास का जो ट्यूशन होता है वो ग्रुप ट्यूशन होता है, तो उसके अंदर टीचर जो है कई बच्चों को इकट्ठा 10 20 50 बच्चों को इकट्ठी पूरी क्लास होती है, तो वहाँ पर इंडिविजुअल अटेंशन थोड़ा सा कम हो पाता है। तो इसी बात को यहाँ पर उन्होंने समझाया है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें जो है बेसिकली जो जो क्वेश्चंस आपके होते हैं वो आपके लिखित भी होते हैं, ठीक है, और मौखिक भी होते हैं। जब इंडिविजुअल टेस्ट आपका चलता है, मतलब एक अकेला इंसान जब टेस्ट दे रहा होता है, या एक व्यक्ति का परीक्षण हो रहा होता है, या मैं कहूँ कि व्यक्तिगत जब परीक्षण चल रहा होता है, तो उस टाइम व्यक्तिगत परीक्षण में बेसिकली जो है आपका जो क्वेश्चन होता है वो मौखिक रूप से होता है।
राइट। मौखिक मतलब ओरल, आपसे वन बाय वन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एक के बाद दूसरा, और आपके पूरी तरह से पर्सनालिटी का एक तरह से एनालिसिस किया जाएगा, आपके पूरे व्यक्तित्व को समझा जाता है, ठीक है। लेकिन जब बात कई लोगों की हो, ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, तो उस केस में बेसिकली जो है मौखिक प्रश्न तो पूछने जाएंगे, तो उस केस में आपका लिखित प्रश्न होता है, जैसा कि आप लोग को साइकोलॉजी का पेपर मिलता है, और साइकोलॉजी के पेपर को आप लोग लिखते हैं आंसर शीट पे, और प्रॉपरली एक ग्रुप टेस्ट इसे कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से बुद्धि का परीक्षण भी होता है। अच्छा, नेक्स्ट आपका आता है शाब्दिक, अशाब्दिक और निष्पादन परीक्षण, ठीक है। कह रहा है कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिसके अंदर शब्द होते हैं, कुछ अशब्द वाले होते हैं, और कुछ निष्पादन मतलब निष्कर्ष के बेसिस पे आपका टेस्ट होता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, कुछ शाब्दिक हो सकते हैं, जैसे मैं आपसे प्रश्न कर लूँ, आप मुझे मतलब ओरल आंसर दें, है ना, मतलब मौखिक रूप से मैं आपसे पूछ लूँ कुछ कोई भी प्रश्न, ठीक है, किसी के बारे में पूछ लूँ, साइकोलॉजी के बारे में पूछ लूँ, या जो भी पर्टिकुलर जिस सेक्शन से, जिस सेक्टर से मैं जानना चाहता हूँ, आपकी बुद्धि का परीक्षण करना चाहता हूँ, कोई भी प्रश्न पूछ के आपसे मौखिक रूप से मैं सवाल जवाब कर सकता हूँ। दूसरा है अशाब्दिक। अशाब्दिक में क्या होता है कि मैं आपको कोई जो है प्रयोग करने के लिए दे दूंगा, या जो है कोई लिखित क्वेश्चन दे दूंगा, तो उस केस में क्या करोगे, अशाब्दिक हो जाएगा, या जो है बेसिकली अशाब्दिक में शब्द आने ही नहीं है, तो लिखित भी नहीं ले सकते इसके अंदर। बेसिकली किसी प्रकार के ऐसे मैं प्रयासों को दूंगा जिसको आप एक जनरल माइंड से भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें पढ़ाई लिखाई की कोई आवश्यकता नहीं होगी। निष्पाद का मतलब वही हो गया निष्कर्ष के बेसिस पे। तो यहाँ पर आपको एक राइट साइड में आपको यहाँ पर देखो एक पिक्चर से मिल रही है। इस पिक्चर में बेसिकली आपको एक रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार एक आपको एक कट दिखाई दे रहा है, ठीक है, और उसमें एक पर्टिकुलर डिज़ाइन बनी है, और उसी के बेसिस पे नीचे कुछ आपको ऑप्शन दिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ 6 ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है। आपको बताना है इसमें जो है बेस्ट फिट डिज़ाइन कौन सा होगा। ये होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये नहीं होगा। मतलब आपने देखा 1 2 3 5 और 6 नहीं होंगे, बिकॉज ये इस डिज़ाइन से मैच नहीं करते। तो आप बोलोगे सर फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, इसको ला के अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो पूरी तरह सेट बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह का ऐसा परीक्षण है स्टूडेंट्स, जो कि अपने में बहुत डेवलप हुआ है, बहुत फेमस भी हुआ है। मैं भी जो है इसके बारे में चर्चा आपसे करता हूँ। ऐसे जो परीक्षण होते हैं इसमें किसी प्रकार का शाब्दिक ज्ञान होने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के भी परीक्षण किए जाते हैं, इसको लॉजिकल एनालिसिस कहते हैं। इसे मतलब मैथ्स का एक सेक्शन होता है अलग, जो है जो भी मतलब आप गवर्नमेंट एग्जाम की जब फर्दर आप प्रिपरेशन करते हो उसमें रीजनिंग का सेक्शन होता है। तो रीजनिंग भी कई बार इस प्रकार की भी रीजनिंग आती है जिसमें कुछ ऐसे ही प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के जो परीक्षण होते हैं बेसिकली इसको डेवलप किया था रेवेंस, ठीक है। रेवेंस एक साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने डेवलप किया था। तो इसको बोला जाता है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ थोड़ा सा आपके लिए पढ़ देते हैं। कह रहा है एक बुद्धि परीक्षण पूर्णतः शाब्दिक या अवाचिक अथवा पूर्णतः निष्पाद परीक्षण हो सकता है। इसके अतिरिक्त बुद्धि परीक्षण इन तीनों प्रकार के परीक्षणों के एकांशों का मिश्रित रूप भी हो सकता है। मतलब तीनों जो ये है, शाब्दिक अशाब्दिक और निष्पादन, तीनों का मिक्स भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। कह रहा है शाब्दिक परीक्षण में परीक्षार्थी को मौखिक रूप से आपको प्रश्न करना होता है, लिखित रूप से भी करना हो सकता है। तो ये तो मैंने आपको चीज़ समझा दी। तो उसके बाद ये रेवेंस वाला रह गया था। तो यहाँ पर देखिए कह रहा उदाहरण में रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स से RPM कहते हैं, ठीक है। RPM भूलना मत, RPM रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस कहा जाता है, जिसके अंदर कुछ इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है, जो ब्लॉक की डिज़ाइन फिल करनी होती है। तो इसके बाद नीचे आपका आता है बुद्धि परीक्षण के कुछ दुरुपयोग। ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है। तो आपसे मैं आप सब के लिए मैं ये होमवर्क में देता हूँ कि आप इस एक्टिविटी को, जो बॉक्स नंबर आपका 1.1 है, इसे बिल्कुल आप इजी मत समझा करो, बिल्कुल हल्के मत लिया करो। इजी तो होता ही है बेसिकली, कहने का मतलब मेरा यही, इसे आप छोड़ मत दिया करो। ये बॉक्स से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, फिर क्वेश्चन पूछे जाए या न जाए, आपकी जो बुद्धि है निश्चित रूप से साइकोलॉजी पढ़ने का अर्थ बेहतर तब बनता है जब आप जो बॉक्स वाले क्वेश्चन करते हैं या कोई एक्टिविटी बेस्ड आपको चीज़ें मिलती है उसे भी पढ़ते समझते हैं। बेसिकली यहाँ इस बॉक्स में आपको करना क्या है, यहाँ आपसे पूछा गया है या बताया गया है बुद्धि परीक्षण के कुछ दुरुपयोग, मतलब कुछ ऐसे दुरुपयोग भी हो सकते हैं बुद्धि परीक्षण में जो चीज़ हमारे सामने आ सकती है। इससे भेदभावपूर्ण आचरण भी हमें देखने को मिलता है। ऐसे यहाँ पर देखो सेकंड पॉइंट में लिखा है परीक्षण माता पिता अध्यापक तथा बड़ों के भेदभावपूर्ण आचरण को न्योता दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है। भेदभाव जैसे मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बता दूं,
कि अगर मैं मान लेता हूँ कि आपसे बोलूँ स्टूडेंट्स की मैं आप सबका टेस्ट लेने वाला हूँ, ऑनलाइन टेस्ट होना है, मैं आप सबसे एक पीडीएफ शेयर करता हूँ, आप सब मुझे टेस्ट करके उसका रिस्पॉन्ड मुझे शेयर करोगे, और जो है मैं उस टेस्ट पे आप लोग को जो है 1 लाख रुपए का इनाम देता हूँ जिसके हाईएस्ट मार्क्स आएंगे। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा यार यहाँ पैसा मिलने वाला है, या एक पर्टिकुलर वैल्यू आप इस टेस्ट की आपको आपके दिमाग में हो जाएगी, या मैं मान लूँ इस टेस्ट के बेसिस पे आपको किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन मिलने के लिए कह दूँ, पैसे की बात न करके मैं एडमिशन के लिए कह देता हूँ, तो निश्चित रूप से आपके पेरेंट्स जो होंगे वो भी इस टेस्ट में इन्वॉल्व होंगे। वो सोचेंगे यार मेरा बेटा या मेरी बेटी किसी न किसी तरह से इस टेस्ट को पास करे। तो हो सकता है कि वो पक्षपातपूर्ण व्यवहार करे और टेस्ट जो है, जो मेरा पर्पस है, मेरा उद्देश्य जो है टेस्ट लेने का, वो सही और खरा ना उतरे, वो आपकी हेल्प करे। ठीक है, हो सकता है गूगल करे और वो आपकी पूरी तरह से या किसी टीचर को बुलाए उस टेस्ट को पूरा करने में। तो इसे क्या कहते हैं? इसे पक्षपात कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पक्षपात करना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बायस्ड होना। तो इस तरह से बायसेस नहीं हुआ जाता, जो कि गलत है। तो ऐसी हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे दुरुपयोग मिलते हैं। तो मैं आप सबके लिए ये चीज़ होमवर्क में देता हूँ, आप सबको पढ़ना है और इसे समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो चलते हैं नेक्स्ट फर्दर अपने पॉइंट पे और इसको कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट आपका है संस्कृति निष्पक्ष तथा संस्कृति अभिनत परीक्षण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और वीडियो को इसके बिल्कुल मत करना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, और ऐसी चीज़ों को आपको पढ़ना और समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं संस्कृति। संस्कृति का मतलब वो संस्कृत भाषा की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी संस्कृति, आपके जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, जो ट्रेडिशंस आपने फॉलो किए हैं, जैसे संस्कार में आप पैदा हुए हैं, जैसे आप जो है धर्म में जैसे पैदा हुए हैं, तो वही आपकी संस्कृति है। कह रहे हैं संस्कृति निष्पक्ष है ना, और संस्कृति अभिनत परीक्षण। ठीक है, देखो संस्कृति निष्पक्ष का मतलब ये हुआ कि संस्कृति में संस्कृति से कोई पक्षपात नहीं है। ठीक है, संस्कृति से अभी जो आपने रिवेंस का जो प्रोग्रेसिव आपने जो अभी देखा, क्या कहते हैं उनका मॉडल जो देखा है, मैट्रिसेस जो आपने देखा है, बेसिकली वो कैसा टेस्ट है? वो आपका है संस्कृति निष्पक्ष। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर संस्कृति ही उस क्वेश्चन को कर ले ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब दो अलग अलग संस्कृति है ना, उन दोनों अलग अलग धर्म से या अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चर से दो बच्चे अगर बिलोंग करते हैं तो निश्चित रूप से वो दोनों ही दोनों के लिए ही वो समान वो होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो एक बच्चा कर पाएगा दूसरा नहीं कर पाएगा। क्यों? बिकॉज ये एक जनरल क्वेश्चन है, एक जनरल एक टेस्ट है वो। ठीक है, मेरी बात का जो है बेसिकली मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। संस्कृत निष्पक्ष का मतलब जहाँ पर संस्कृत के बेस पे कोई भेदभाव न हो, कोई पक्षपात न हो। तो यहाँ पर RPM जो आपने रिवेंस प्रोग्रेसिव जो आपने मैट्रिसेस का भी आपने देखा था ऊपर जो है, तो वो बेसिकली जो कैसा टेस्ट है, वो आपका संस्कृति निष्पक्ष है। लेकिन अगर मैं मान लूँ एक गांव के बच्चे से शहर वाला प्रश्न पूछ दूं, मतलब टेस्ट में ऐसा बनाऊं कि गांव का बच्चा हो और उससे शहरी जो माहौल है या जो सिटी जो कल्चर है या सिटी का जो परिवेश है उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछूं, तो ये क्या होगा? ये क्या सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा। बिकॉज वो बच्चा कभी शहर देखे ही नहीं, कभी शहर गए नहीं, कभी सिटी का उसने माहौल नहीं देखा, तो वह प्रश्न उसके लिए सही सटीक नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार एक शहर के बच्चे से या एक अमेरिका जो फॉरेन कंट्री का बच्चा रह रहा है जिसने कभी गांव नहीं देखा, ठीक है, हालांकि फॉरेन कंट्री में गांव होते हैं लेकिन मान लेते हैं वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा है, तो अगर हम एक वहाँ के ऐसे बच्चे से जिसने कभी मतलब विलेज देखे ही नहीं है उससे मैं गाँव के बारे में कुछ पूछूँ तो कैसा रहेगा? उसके बेसिस में अगर उसको जज करना चाहूँ, उसकी बुद्धि का परीक्षण करना चाहूँ, क्या सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा। तो वही यहाँ पर हम चीज़ें समझेंगे। कह रहा है संस्कृति निष्पक्ष और संस्कृति अभिनत। अभिनत मतलब संस्कृत के प्रति झुकाव होकर के, अभिनत परीक्षण। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए और समझिए। कह रहे हैं कि बुद्धि परीक्षण संस्कृति निष्पक्ष और संस्कृति अभिनत हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या कि जो परीक्षण आपके बनाए गए हैं, जो टेस्ट आपके बनाए गए हैं, वो आपकी संस्कृति के बेसिस पे हो सकते हैं और संस्कृत के बेसिस पे नहीं भी हो सकते हैं। कैसे? समझिए। जैसे मान लेते हैं इंडिया का स्कूल है और इंडिया के स्कूल में बेसिकली अक्सर हमने देखा है कि हिंदी अपना सब्जेक्ट होता ही होता है। ठीक है, राइट। तो हिंदी का अगर कोई प्रश्न आपसे पूछा जाए तो हम आपसे उसके आंसर की उम्मीद रख सकते हैं, है ना, बिकॉज हिंदी आप पढ़ा है, आप सभी ने पढ़ा है। लेकिन अमेरिका के स्कूल में जा कर के और मैं हिंदी के प्रश्न को पूछूं बच्चे से, तो क्या हम उम्मीद रख सकते हैं
क्या वहाँ का बच्चा ये बोलेगा कि नहीं जो आपने टेस्ट पेपर बनाया है उसमें हिंदी का 1 या 2 या 4 प्रश्न आपने जो डाले हैं, जो क्वेश्चंस आपने डाले हैं और वो सही है? बिल्कुल सही नहीं होगा। तो इस तरह से अगर एक टेस्ट, अब मेरी बातों को दोबारा समझने की कोशिश कीजिए, इस तरह से एक टेस्ट अगर एक कोई क्वेश्चन पेपर बनाया गया है, ठीक है, तो क्या अगर छठी क्लास का क्वेश्चन पेपर है उसको मैं जो है पाँचवीं क्लास के बच्चों को दे सकता हूँ, या नौवीं क्लास का क्वेश्चन पेपर मैथ्स का है उसको मैं जो है आठवीं क्लास को दे सकता हूँ? बिल्कुल नहीं दे सकता स्टूडेंट्स, क्योंकि वो अलग अलग सेंस है उनका बनाने का। उसी प्रकार से यहाँ पर ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ओवरऑल जो है संस्कृति निष्पक्ष और संस्कृति अभिनत परीक्षण में आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग यही मिलने वाली है कि जब कोई परीक्षण या कोई टेस्ट जब बनाया जाता है तो वो कई बार क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर संस्कृति की बेस पे होता है, किसी एक पर्टिकुलर जो है कल्चर के बेसिस पे होता है। तो वह जो टेस्ट है, वो जो टेस्ट बन गया है, वो टेस्ट हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। वह टेस्ट क्या होगा, हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, हर जगह लागू नहीं होगा, क्योंकि उसके बनाने का जो अर्थ था वो कुछ और था। जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिए हैं कि 9th क्लास के बच्चे अगर मैं टेस्ट पेपर बना रहा हूँ या 12th क्लास की साइकोलॉजी का मैं टेस्ट पेपर बना रहा हूँ और जो है मैं बेसिकली जो है उस टेस्ट पेपर को मैं एक 11th क्लास के बच्चे को बोलूँ बेटा कि करके आप दिखाओ, तो क्या सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा, बिकॉज मेरा उद्देश्य कुछ और है, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पर समझा रहे हैं स्टूडेंट्स। कई बार बेसिकली जो साइकोलॉजी के जो बेसिकली जो टेस्ट बनाए गए हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए, बुद्धि परीक्षण के लिए, वो कई बार जो है जो पाश्चात्य अपनी कंट्री हैं, जो फॉरेन कंट्री हैं, ठीक है, जो वेस्टर्न कंट्री हैं, उनके बेसिस पे वो टेस्ट बनाया गया। तो वो अपने एशिया या जो है अपने जो है क्या कहते हैं इंडिया में वो बेसिकली लागू नहीं हो सकता, क्योंकि उनका बेसिस, उनका मतलब, उनका दृष्टिकोण अलग था, ठीक है। शायद आप समझ चुके होंगे मैं आपको क्या बताना या क्या कहना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इसको गो थ्रू करता हूँ, रीड आउट करता हूँ, दैट्स मीन, और फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आपको वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहा है उस संस्कृति के प्रति अभिनत प्रदर्शित करते हैं, कह रहा है जिसमें वो बुद्धि परीक्षण विकसित किए जाते हैं, ठीक है। अब देखो वही बात हो गई ना, कह रहा है बेसिकली बहुत से बुद्धि परीक्षण जो है ऐसे होते हैं, ये उस संस्कृति के प्रति अभिनत परीक्षण प्रदर्शित करते हैं जिस संस्कृति के लिए वो टेस्ट बनाए गए होते हैं। ऐसे अमेरिका तथा यूरोप में विकसित किए गए बुद्धि परीक्षण नगरीय तथा मध्यवर्ती संस्कृति लोकाचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। कह रहा है अमेरिका तथा यूरोप में विकसित किए गए जो भी बुद्धि परीक्षण जो आपके टेस्ट हैं, ठीक है, वो नगरी तथा मध्यवर्गीय जो सांस्कृतिक या सांस्कृतिक लोकाचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब उनको जो है मध्यवर्गीय सांस्कृतिक अगर जगहों पे लाया जाए, उस टेस्ट को रखा जाए, तो वो बिल्कुल लोकाचार जैसा लगेगा, उसका कोई अर्थ नहीं हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बात आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर अर्थात आप ये कह सकते हैं जो भिन्न भिन्न संस्कृतियों के व्यक्ति में भेदभाव न करे, ऐसे परीक्षण में एकांश की रचना इस प्रकार की जाती है कि वे सभी संस्कृतियों में सर्वनिष्ठ रूप से होने वाले अनुभवों का मूल्यांकन करें, या उस परीक्षण में ऐसे प्रश्न रखे जाएं जिसमें भाषा का उपयोग न हो, ठीक है। तो अपना ये जो आपने आरपीएम जो आपने टेस्ट देखा था, ये कैसा परीक्षण है? ये बेसिकली क्या है, किसी संस्कृति के बेस पर नहीं है ना। मतलब इसे हम कह सकते हैं ये संस्कृति निष्पक्ष है, मतलब कोई भेदभाव नहीं है। किसी भी बच्चे से मैं ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, चाहे वो फॉरेन कंट्री का है, चाहे यूरोप का है, चाहे इंडिया का है, चाहे अमेरिका का है, कहीं का है, किसी भी महाद्वीप का है, मैं ये क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है, उसकी बुद्धि का परीक्षण किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आप आई होप कि आप समझ गए होंगे अब। सो अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे 1930 में सो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं 1930 में एस.एम. मोहसिन ने हिंदी भाषा में बुद्धि परीक्षण के निर्माण का प्रयास करके एक पथ प्रदर्शक कार्य किया। और इन नामों को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, बिकॉज ये सारे नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये सभी जो है जो साइकोलॉजिस्ट के नाम आपको यहाँ मिल रहे हैं, इन्होंने बेसिकली जो है अपने इंडिया में किस तरह से बुद्धि का परीक्षण किया जाए उसके प्रथम प्रयास किए हैं। उसके बाद आपके आगे C.H. राइस ने बिने के बुद्धि परीक्षण का जो है उर्दू तथा पंजाबी भाषा में मान्यकृत किया, मतलब उसमें अनुवाद करके उसमें जो है उन्होंने व्यवस्थित किया और जो है करने का प्रयास किया। लगभग उसी समय महला नोबिस, ठीक है, ने बिने के परीक्षण को बंगाली भाषा में जो है मान्यकृत करने का प्रयास किया। भारतीय शोधकर्ताओं ने पश्चिमी देशों में बने कुछ बुद्धि परीक्षण जैसे रेवेंस, आपका प्रोग्रेसिव आपका मैट्रिक्स हो गया, आरपीएम हो गया, उसके बाद वेस्लर एल्ड जो है इंटेलिजेंस स्केल, इसे WAIS कहते हैं,
उसके बाद आपका एलेक्जेंडर का पैसलॉन्ग हो गया। ये सारे जो परीक्षण, उसके बाद आपका रह गया क्यूबिक कंस्ट्रक्शन का परीक्षण तथा कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण आदि का भारतीय मानक विकास करने का प्रयास किया। ठीक है, इस प्रकार से मतलब अपने जो भारतीय जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने जो है जो भी विदेशी जो क्या कहते हैं परीक्षण जो तरीके थे उसको जो है अपनी भाषा में और अपने तरीके से विकास करने का प्रयास किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक नाम मिलता है लॉन्ग तथा मेहता। ठीक है, ये दोनों आपके साथ में लिए जाएंगे और इन नामों को भी ध्यान रखना बिकॉज इनका भी एक विशेष जो है महत्व है। कह रहा है लॉन्ग तथा मेहता ने एक मानसिक मापन पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें भारत की विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध 103 बुद्धि परीक्षण की सूची है। ठीक है, तो इस नाम को आप बिल्कुल याद रखेंगे, लॉन्ग तथा मेहता। ठीक है, और इन्होंने जो है एक पत्रिका प्रकाशित की और जिसके अंदर 103 बुद्धि परीक्षण की सूची मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आगे चलते हैं और देखते हैं। कह रहा है बाद में कह रहा है उसके बाद से ही बहुत से नए बुद्धि परीक्षण या तो विकसित किए गए या फिर पश्चिमी संस्कृतियों से निर्मित परीक्षण का भारतीय संस्कृति के लिए उपयुक्त अनुकूलन किया गया। दैट्स मीन कि जो भारतीय या जो है जितने भी भारतीय परीक्षण आप जो है आपको टेस्ट मिले या जो भी प्रशिक्षण के लिए जो चीज़ें तैयार की वो उसको अनुकूलित करके जो पाश्चात्य देशों से आई उसको अनुकूलित करके आई। ठीक है, कह रहा है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद से एनसीईआरटी कहेंगे शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के राष्ट्रीय पुस्तकालय इसमें एनएलईपीटी ने भारतीय परीक्षणों के प्रलेखन के बाद अभिलेख तैयार किया। भारतीय परीक्षणों को आलोचनात्मक पुनरीक्षण पुस्तक के रूप में प्रकाशित फिर उन्होंने किया है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि एनएलईपीटी ने बुद्धि अभिक्षमता व्यक्तित्व जो है, ठीक है, बुद्धि की अभिक्षमता और साथ ही साथ व्यक्तित्व अभिवृत्ति तथा अभिरुचि आदि के परीक्षण की एक पुस्तिका प्रकाशित की। तो इनको भी आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे, अभी हम इसको नीचे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कह रहा है भारत में विकसित हुए कुछ परीक्षणों में से एक सूची तालिका आपको 1.2 जो कि टेबल में मिलती है कह रहा प्रस्तुत की गई है जिसमें से भाटिया के निष्पाद परीक्षण माला जो है काफ़ी प्रचलित है स्टूडेंट्स। तो ये भाटिया की जो आपको बेसिकली परीक्षण माला आपको मिलती है ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इस टेबल के माध्यम से इस सभी को प्रिपेयर करेंगे। तो देखो आपकी टेबल आपको यहाँ मिल रही है जिसके अंदर बेसिकली भारत में विकसित कुछ आपके परीक्षण के नाम आपको यहाँ मिलते हैं जो कि प्रमुख रूप से जो मुख्य हैं आपके लिए। तो आप इन नामों को ध्यान में रखेंगे और इनको आप पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। तो यहाँ कुछ शाब्दिक है, दैट्स मीन वर्बल है, कुछ जो है परफॉर्मेंस बेस्ड है जैसे कि आपने आरपीएम में देखा था वो परफॉर्मेंस बेस्ड था। तो यहाँ पर जो शाब्दिक वाले हैं उदय शंकर द्वारा विकसित आपका CIE शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण हो गया। उसके बाद S जलोटा द्वारा निर्मित सामान्य मानसिक योग्यता का समूह परीक्षण हो गया। प्रयाग मेहता द्वारा निर्मित समूह परीक्षण हो गया, बुद्धि परीक्षण हो गया। उसके बाद आप जो है देखेंगे कि आपका SM मोहसिन जो हमने ऊपर पढ़ा है द्वारा निर्मित बिहार टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो इन नामों को आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे। नीचे आपको और काफ़ी सारे नाम मिल रहे हैं। देखो यहाँ पर आपको मिल रहा है MC जोशी द्वारा निर्मित जो है सामान्य मानसिकता जो कि हिंदी परीक्षण में हिंदी माध्यम में जो है तो इन्होंने विकसित किया। उसके बाद भारतीय द्वारा निर्मित जो है निष्पादन परीक्षण माला जो कि अपने फेमस रही है। ठीक है, तो इन नामों को आप पढ़ेंगे और इसको जो है बेहतर तरह से याद रखेंगे। जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसे मार्क किया, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, इंपॉर्टेंट के चक्कर में मत पढ़ा करो। वैसे तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा ही, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट के चक्कर में न पढ़ कर अपनी पूरी पढ़ाई किया करो अच्छे से, वही आपको सफल बनाएगी। ठीक है, अब चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है संस्कृति तथा बुद्धि। तो यहाँ पर बेसिकली इस टॉपिक के माध्यम से आपको ये चीज़ समझने को मिलेगी कि हमारी जो संस्कृति है किस तरह से हमारी बुद्धि को जो है प्रभावित करती है। मतलब जैसे आप संस्कृति में हो, जैसे संस्कार में हो, जैसे माहौल में हो, जैसे परिवेश में हो, निश्चित रूप से आपकी बुद्धि उस माहौल उस संस्कृति के अकॉर्डिंग ही जो है पूरी तरह से आपकी बुद्धि का डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर जो है एक साइकोलॉजिस्ट भी है जिन्होंने कुछ बातें हमें बताई है, तो उनके बारे में देखते हैं और इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। कह रहा है बुद्धि की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह पर्यावरण से अनुकूलित होने में व्यक्ति की सहायता करती है। बहुत अच्छी बात है कि बुद्धि की एक कमाल की विशेषता है स्टूडेंट्स। आप जैसे माहौल में रहने लगते हैं, जैसी जगह जाते हैं, आप वहाँ की चीज़ों को अक्वायर करते हैं, ग्रहण करते हैं और अपने में वैसा बदलाव ले आते हैं। तो ये बुद्धि की तो करामात है। ठीक है, कह रहा है व्यक्ति का सांस्कृतिक पर्यावरण बुद्धि के
विकसित होने में एक संदर्भ प्रदान करता है। मतलब व्यक्ति का जो है सांस्कृतिक जो पर्यावरण है उसमें बुद्धि क्या करती है, एक निश्चित रूप से एक मतलब बेहतर तरह से उसके विकास में हेल्प करती है। कह रहा है एक रूसी मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है वाइगाट्स्की या वाइगॉट्स्काय ने कहा कि संस्कृति एक ऐसा सामाजिक संदर्भ प्रदान करती है जिसमें व्यक्ति रहता है। ठीक है, निश्चित रूप से हर एक इंसान की अपनी संस्कृति होती है। हम किसी न किसी संस्कृति, किसी न किसी जाति धर्म से बिलोंग करते हैं और उस जाति धर्म, उस संस्कृति, उस परिवेश, उस माहौल में हमारे कुछ तौर तरीके होते हैं जिसको हम बिल्कुल बचपन से देखते आते हैं। हमारी बुद्धि का डेवलपमेंट उसके हिसाब से होता है। तो वही जो है वेगोट्स्काय भी हमें समझा रहे हैं, कह रहा विकसित होता है और अपने आसपास के जगत को समझाता है। उदाहरण के लिए तकनीकी रूप से कम विकसित समाज में सामाजिक जो है अंतर व्यक्तिक संबंधों को बनाने तथा सामाजिक और सांवेगिक कौशल को अधिक महत्व दिया जाता है। तो यहाँ मेरी बात को जरा ध्यान समझना। अक्सर जो है जो कम विकसित जो कंट्रीज हैं या जो देश हैं, अगर हम उनको देखें, खासकर हम अपने शहर को छोड़कर गांव में ही चले जाएं, अपने भारत देश के अंदर ही गांव में चले जाए, तो गांव में बेसिकली जो है वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मेल मिलाप ज़्यादा दिखेगा। वहाँ पर अपने के साथ साथ पड़ोस में क्या हो रहा है, पड़ोस में आज क्या है, उनके घर में कौन आने वाला है, वो सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, एक उनका अंतर संबंध जो होता है, जो सामाजिक जो संबंध उनका होता है बहुत बेहतर होता है। और गांव में बेसिकली जो भी इंसान समाज को मेंटेन करके चलता है वो माना जाता है कि बुद्धिमान है, और जो उस चीज़ को नहीं करता उसे लोग बेवकूफ़ समझते हैं। लेकिन शहर की लाइफ स्टाइल क्या है, शहर में ऐसा नहीं है। शहर में जो सबके मतलब क्या कहते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करता है या सबके घर का हाल समाचार लेता है, उसे लोग बेवकूफ़ समझते हैं। शहर में उल्टा हिसाब किताब होता है। शहर में ये होता है कि भाई अपने से मतलब रखो, अपना स्वयं का विकास पहले करो। ठीक है, और ज़्यादातर लोग जो है सेल्फ जो है इंक्लाइंड होते हैं, अपने में ही बिजी होते हैं, अस्त व्यस्त होते हैं। तो वही यहाँ पर वही आपको यहाँ पर बेसिकली समझने को मिल रहा है। देखो, दो जगहों पर, मैं इंडिया की ही बात कर रहा हूँ, आप किसी भी शहर में अगर आप जाइए तो आपको वहाँ पर लोग ज़्यादा रिजर्व मिलेंगे, अपने में ज़्यादा घुले मिले लोग मिलेंगे। ठीक है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो समाज को मेंटेन करें। लेकिन वही चीज़ जो है अगर हम गांव एरिया में जाते हैं, लोग जो है बाकी जो है अपने पास पड़ोस, अपने घर परिवार के अलावा जो है पास पड़ोस को भी मेंटेन करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये हमें संस्कृति ही सिखाती है। और जो ऐसा नहीं करता समाज में रह करके, अगर मान लेते हैं कि गांव का कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने अपने में खोआ रहता है, अपने अपने में ही रहता है वो, तो उसको लोग बेवकूफ़ भी समझते हैं। भले ही वो पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो सोचेंगे कि नहीं यार, इसके पास शायद जो है समझ नहीं है। ठीक है, सामाजिक इसके पास समझ नहीं है, उसको बेवकूफ़ समझते हैं। उसी के विपरीत हमें जो है शहरों में देखने को मिलता है। तो उसी चीज़ को आप कंपेयर कर सकते हैं। जो भी कंट्रीज़, जो आपके देश बहुत डेवलप हो चुके हैं, जैसे अमेरिका की बात करें या उसके सिमिलर जो कंट्रीज़ हैं जो बहुत डेवलप हो चुकी हैं, तो वहाँ पर लोग अपने में रहते हैं। वहाँ पर लोग साइंस और टेक में ज़्यादा बिलीव करते हैं और उसी के उत्थान के लिए वो आगे मतलब अपने आप को, उनको लगता है कि हम इसी का कितना मैक्सिमम इसका यूटिलाइजेशन करें, मैक्सिमम इसी को जो है हम आगे लेके जाएं। लेकिन ऐसा हमें जो है, जो विकासशील अपने देश है, जो पूरी तरह से विकसित अभी नहीं हुए हैं, वो जो है बेसिकली ऐसी चीज़ों को नहीं विश्वास करते। उनको लगता है बुद्धि का मतलब होता है समाज, या जो है हमें जो अपने रीति रिवाज जो है उन संस्कारों को लेके हमें चलना चाहिए। तो ये दो अलग अलग संस्कृति में आप देखोगे कि उनके जो बुद्धि को समझने की जो परिभाषा है वो भी बदल जाती है। तो वही चीज़ अपने को यहाँ देखने को मिल रहा है। कह रहा है जबकि तकनीकी रूप से विकसित समाज तर्कन तथा निर्णय लेने की योग्यता पर आधारित निजी उपलब्धि को बुद्धि समझ जाता है। तो वही बात देखो यहाँ पर कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि जो भी देश आपका विकसित है वो तकनीकी रूप से और जो है विकसित समाज में तर्कन और निर्णय लेने की योग्यता पे आधारित वो बुद्धि को समझते हैं। न कि आप समाज में ज़्यादा प्रेम व्यवहार या रख रहे हो, या समाज में ज़्यादा जो है बेल जोल रख रहे हो, या सामाजिक उत्थान के लिए चीज़ों को इस तरह से कर रहे हो, तो उस चीज़ को वो नहीं समझते। ठीक है, तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है अपना आता है संस्कृति। यहाँ पर जो है उसको थोड़ा समझाते हैं। कह रहा संस्कृति बेसिकली रीति रिवाज, विश्वासों, अभिवृत्तियों, मतलब आपके एटीट्यूड्स, मतलब आपके सोचने के नज़रिया, तरीका, कला और साहित्य में उपलब्धियों की सामूहिक व्यवस्था को कहते हैं। बड़ी अच्छी परिभाषा है, बहुत अच्छी लाइन और लिखी है। कह रहा संस्कृति मतलब कल्चर किसे कहते हैं, रीति रिवाज आपके हो गए, ठीक है, विश्वास हो गए, है ना, अभिवृत्ति मतलब आपके एटीट्यूड्स हो गए, आपके नज़रिए हो गए, कला और साहित्य में उपलब्धियों
कि एक सामूहिक व्यवस्था को ही जो है क्या कहा जाता है, संस्कृति कहा जाता है स्टूडेंट्स। और ये चीज़ें हमें जो है खासकर अपने भारत देश में बहुत ही बेहतर तरह से समझ आती है। कह रहा है इन सांस्कृतिक या इन सांस्कृतिक प्रचलनों के अनुरूप ही किसी व्यक्ति की बुद्धि के ढलने की संभावना होती है। ठीक है, मतलब जैसे संस्कृति में इंसान है उसके अकॉर्डिंग उसकी बुद्धि का ढलान होगा, उसके अकॉर्डिंग उसी के मतलब सेम तरीके से जो है उसकी बुद्धि का क्या होगा, निर्माण होगा। अनेक सिद्धांतकार बुद्धि को व्यक्ति की विशेषता समझते हैं। ठीक है, अनेक जो सिद्धांतकार हैं बुद्धि को व्यक्ति क्या समझते हैं, विशेषता समझते हैं, और विशेषता होती भी है, और व्यक्ति की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा कर देते हैं। और वो क्या करते हैं, वो व्यक्ति की जो है, इस सेंस में तो गलत हो जाएगा कि व्यक्ति की जो है वो सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है उसकी उपेक्षा करते हैं, मतलब उस पर ध्यान नहीं रखते हैं, मतलब वो तार्किक टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ जो है तर्कना पर विश्वास रखते हैं। ठीक है, अगर वो किसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से है तो उस पर वो उन चीज़ों को नहीं मानते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहा है परंतु अब बुद्धि के सिद्धांतों में संस्कृति की अन्य विशेषताओं को भी स्थान मिलने लगा है। स्टर्नबर्ग के सांदर्भिक अथवा व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि सांस्कृतिक तथा संस्कृति का उत्पाद होती है। ठीक है, मतलब ये स्टर्नबर्ग का कहना है कि बुद्धि का अर्थ क्या है, बुद्धि जो है संस्कृति का उत्पाद होती है। मतलब जैसे संस्कृति में आप रह रहे हैं, जैसे परिवेश में आप रह रहे हैं, निश्चित रूप से आपकी बुद्धि का डेवलपमेंट भी उसी प्रकार होगा। ये चीज़ हमें पूरी तरह से भारत में, बिकॉज भारत एक ऐसा देश है जो इकलौता ऐसा देश है स्टूडेंट जहाँ पर विविधता बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर कई धर्म के लोग रहते हैं, और इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जैसे ही आप किसी अदर कास्ट या अदर जो है धर्म के लोगों से मिलते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसकी बुद्धि का डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं उसी प्रकार हुआ है, उसी क्रम में हुआ है। तो ये चीज़ हमें अच्छे से समझ में आती है। उसी चीज़ को देखो, वाइगेट्स का भी विश्वास था जो हमने ऊपर पढ़ा था कि व्यक्ति की तरह संस्कृति का भी अपना एक जीवन होता है। कह रहा है किसी भी एक व्यक्ति की तरह संस्कृति का जो रीति रिवाज है, जो तौर तरीके हैं, उनका भी जीवन होता है। कई बार हम देखते हैं कि हम अपने ही कंट्री में जो है विदेशी कल्चर को ले आ रहे हैं, हम वेस्टर्न कल्चर को ले आ रहे हैं, और अपने कल्चर्स को, अपने रीति रिवाजों को हम भूलते चले जा रहे हैं। मतलब हम दुनिया भर के डेज आ जाते हैं, दुनिया भर के डेज को मनाते हैं, हम जो है अपने जो खुद के जो त्यौहार होते हैं शायद उसमें इंटरेस्ट कम रखते हैं, और जो विदेशी जितने भी मतलब फालतू की चीज़ें आ जाती हैं उसमें कई बार ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ ये देखते हैं कि अपनी जो संस्कृति है वो धीरे धीरे क्या होती है, लुप्त होती चली जाती है। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत में अगर देखा जाए तो विविधता है, और विविधता को बनाए रखना ही हमारी समझदारी है। ठीक है, तो यहाँ आगे चलेंगे, देखेंगे करा इसी प्रक्रिया में संस्कृति ही यह निर्धारित करती है कि अंततः किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास किस प्रकार का होगा, है ना। वागिट्सकाय के अनुसार जो है प्रारंभिक मानसिक प्रक्रिया जैसे रोना, माता की आवाज़ की ओर ध्यान, सूंघना, चलना, दौड़ना, ये सब क्या है, सर्वव्यापी है, सभी के अंदर ये चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके अलावा जो बाकी चीज़ें आती हैं, समस्या का समाधान, चिंतन करना, मुख्यतः जो है ऐसी जो शैलियाँ हैं ये जो है संस्कृति का प्रतिफल होती हैं। तकनीकी रूप से विकसित जो समाज होता है, समाज के व्यक्ति ऐसे बाल पोषण रीतियाँ अपनाते हैं जिसमें बच्चों में सामान्यीकरण तथा अमूर्तीकरण, गति, न्यूनतम प्रयास तथा मानसिक स्तर पर वस्तुओं का प्रहसन करने की क्षमता विकसित हो सके। ऐसे समाज बच्चों में एक विशेष प्रकार के व्यवहार के विकास को बढ़ावा देते हैं, जिसे आप तकनीकी बुद्धि कहते हैं। मतलब कहने मतलब इनका ये है, ये वेस्टर्न कल्चर्स की बातों को कर रहे हैं। अपने भारत में आप सभी ने देखा है कि बच्चा जब तक उसका शादी ब्याह नहीं होता तब तक वो पूरी तरह से माँ बाप के साथ रहता है, और शादी के बाद भी रहता है। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। वहाँ मतलब बच्चे से भी अपने खुद की संतान से ऐसा ट्रीट करते हैं वो लोग। वो सबको मशीन ही समझते हैं, सबको टूल समझते हैं, सबको वो साइंस और टेक से ही कंपेयर करते हैं। वो अपने खुद के बच्चों को, थोड़ा सा बच्चा समझदार क्या हुआ, उसको जो है उसका कमरा अलग होगा, और जो पेरेंट्स हैं उनका कमरा अलग होगा। और कई बार आपको ये चीज़ जो है विदेशों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। वो विदेशों में अक्सर जो है डिवोर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये सभी मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरी खुद की जो समझ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अपने भारत में अगर ये चीज़ें हैं, मतलब माँ बाप के प्रति बच्चे का प्यार, या जो है कंबाइंड फैमिली का होना, या जो है नहीं कंबाइंड फैमिली है तो फिर भी फैमिली के प्रति जो एक अच्छा सा जो प्रेम व्यवहार हमें चीज़ें देखने को मिलती है, वो अपने भारत में बहुत बेहतर है। तो ये चीज़ें हमें अपने भारत
को बाकी देशों से अलग करती है। लेकिन लेकिन जो है तकनीकी वृद्धि जो बाकी देश जो कर रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं, उनमें इस तरह से कोई जो है इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता, जिसको हम आगे फर्दर और पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें बेसिकली यहाँ पर आपको ऐसे डिफरेंसेस एशिया और अफ्रीका जी को के जो समाज है, खासकर एशिया की मैं बात करूँ, एशिया में खासकर भारत की मैं बात करूँगा, क्योंकि एशिया में तो बहुत सारे देश हैं लेकिन भारत की खासकर बात करूँगा। और एशिया में आपका जो है मुख्य रूप से अगर हम विविधता की बात करें तो भारत ही एक अपना ऐसा देश है जहाँ पर हमें इतनी विविधता मिलती है और इतने जो है संस्कृति को जगाए रखने के लिए लोग प्रयास करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें स्टूडेंट्स देखने को मिलती है। लेकिन उसी के विपरीत में हमें ये भी चीज़ देखने को मिल रही है कि आज लोग क्या कर रहे हैं, पाश्चात्य देशों मतलब वेस्टर्न कल्चर्स को लोग क्या कर रहे हैं, उनको फॉलो भी कर रहे हैं और उस इस कदर फॉलो कर रहे हैं कि अपने खुद की संस्कृति, खुद के रक्षाबंधन को भूल जा रहे हैं, खुद के होली दिवाली को भूल जा रहे हैं, उनके क्या कहते हैं मैरी क्रिसमस को उनके सेलिब्रेट करते हैं, उनके रोज़ डे को सेलिब्रेट करेंगे, उनके वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करेंगे, उनके सभी डेज़ को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन अपने जो डेज़ बनाए गए हैं, ठीक है, अपने जो मतलब जितने भी डेज़ अपने बनाए गए हैं उसको भूल जाते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन इसे अगर आप सब जैसे लोग, हम सब जैसे लोग अगर सुधारेंगे तो निश्चित रूप से सुधरेगा। ठीक है, तो वही चीज़ देखो यहाँ भी इन्होंने आगे हमें बताया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट, भारतीय परंपरा में बुद्धि। ठीक है, अब यहाँ पर भारत की जो परंपरा है उसमें बुद्धि को किस प्रकार मतलब जज करते हैं, किस प्रकार समझते हैं। कह रहा है तकनीकी बुद्धि के संप्रत्यय के विपरीत, कह रहा है जो तकनीकी बुद्ध आपने देखा, जो वेस्टर्न जो कल्चर से जो पाश्चात्य जो देश हैं बेसिकली जो है वहाँ पर उनकी बुद्धि कैसी तकनीकी है, वो अपने खुद के बच्चे से मशीन जैसा बर्ताव करते हैं, है ना। मतलब बच्चा होगा, बच्चे को कहीं छोड़ के वो मतलब पेरेंट्स जॉब पे रहेंगे, दोनों वर्किंग होंगे, मतलब इस तरह से चीज़ें देखने को मिलती है कि भारत में ऐसा नहीं है। तो भारत में क्या है वो चीज़ अपने को यहाँ पढ़ना है। कह रहा है तकनीकी बुद्धि के संप्रत्यय के विपरीत जो है भारत परंपरा में बुद्धि को जिस प्रकार समझा गया है उसे हम समाकलित बुद्धि, समाकलित का मतलब इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब जहाँ पर टोटल की बात की जाती है, जहाँ पर टोटल की बात की जाती है उसमें सिर्फ जो है तार्किक ही नहीं होना चाहिए, उसमें आपको इमोशनल आपको होना है, आपकी समझ, आपके तर्क, है ना, और आपको अपने संस्कृति के प्रति जो प्रेम व्यवहार है, वो अब पर्यावरण के प्रति जागरूकता, वो उस तमाम चीज़ों का जो है हमें ध्यान रखना होता है। बिकॉज भारत की जो यहाँ पर जो बुद्धि की जो समझ यहाँ पे जो कंपेयर करके लोग समझते हैं, जो मनोवैज्ञानिक लोग उसको कहते हैं समाकलित बुद्धि। कह रहा है जिसमें समाज तथा संपूर्ण वैश्विक पर्यावरण जिसमें समाज था संपूर्ण वैश्विक पर्यावरण में व्यक्ति के विभिन्न संबंधों को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। भारतीय विचारकों ने बुद्धि को उसकी समग्रता का परिप्रेक्ष्य में देखा है, जिसमें संज्ञात्मकता और असंज्ञात्मक दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं तथा उससे समाकलन पर समान रूप से बल दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि भारत अपने देश में बेसिकली जो है बुद्धि को अलग नज़रिए से देखा जाता है। यहाँ पर बुद्धि को जो है सिर्फ तार्किक रूप से नहीं देखा जाता। ठीक है, तो चलते हैं आगे और नेक्स्ट अपने पॉइंट को तो देखो स्टूडेंट्स, यह देखो इन्होंने अब स्पष्ट लिखा हुआ है कि अंग्रेजी भाषा के शब्द इंटेलिजेंस के स्थान पर संस्कृत भाषा के जिस बुद्धि शब्द का उपयोग किया जाता है भारत में, उसका अर्थ इंटेलिजेंस शब्द के अर्थ से बहुत अधिक व्यापक है। ठीक है, इससे आपको स्पष्टीकरण हो जाएगा। भली बात ही कि कह रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा के जो शब्द इंटेलिजेंस है और अपनी संस्कृत भाषा के जिस शब्द बुद्धि है ना का उपयोग जिस प्रकार किया जाता है, उसका अर्थ इंटेलिजेंस से कई गुना मतलब क्या है, व्यापक है, विस्तृत है। कह रहा है जेपी दास के अनुसार बुद्धि के अंतर्गत मानसिक प्रयास, देखो यहाँ पर बुद्धि के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है। कह रहा है मानसिक प्रयास, दृढ़ निश्चय के साथ की जाने वाली क्रियाएं, अनुभूतियां तथा मत के साथ साथ ज्ञान, विभेदन करने की योग्यता तथा समझ जैसी संज्ञात्मक क्षमता भी आती है। मतलब आपको जो है मानसिक प्रयासों के अलावा जो है और बहुत सारी आपके अंदर विशेषता देखी जाती है, तब आपकी बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। कह रहा है कुछ अन्य विशेषताओं के साथ साथ अंतर विवेक, संकल्प और अभिलाषाओं के आधार पर आत्मज्ञान भी बुद्धि का ही अंश होता है। आत्मज्ञान, तो आत्मज्ञान की बात तो भारत ही करेगा ना स्टूडेंट्स। सो ये चीज़ें अपने को भारत देश में ही मिलती है। तो
इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कह रहा है अतः बुद्धि के अंतर्गत संज्ञात्मक घटक के साथ साथ अभिप्रेरणात्मक तथा भावात्मक घटक भी होना चाहिए। ठीक है, भावात्मक घटक का मतलब जहाँ पर भावना से भरपूर, बिकॉज भावना का जो समझ है, भावना की जो समझ है वो भारत में मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको समझा गया है, और यही कारण है कि यहाँ पर अध्यात्म बहुत ज़्यादा मतलब विस्तृत है। ठीक है, भले ही कुछ चुनिंदे लोगों की वजह से जो है वो चल रहा है, और कुछ मतलब गलत लोगों की वजह से आध्यात्म को बेसिकली गलत एंगल से लोग देखते हैं, लेकिन वो अपने में श्रेष्ठ हमेशा से रहा है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि जो साइंस एंड टेक हमें आज पता लग रही है, जो आविष्कार हमें आज पता लग रहे हैं, जो इन्वेंशंस हमें आज पता लग रहे हैं, इसका बहुत पहले अनाउंसमेंट किया जा चुका है भारतीय द्वारा। ठीक है, भारत के जो महान से महान जो है वैदिक टाइम के जो है अपने ज्ञानी लोग रहे हैं, जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक जो भी रहे हैं, जिन्हें आज भी दुनिया नहीं जानती। ठीक है, नहीं जानती क्योंकि उनकी पब्लिसिटी नहीं हुई, उनकी मार्केटिंग नहीं हुई, इसलिए उनको नहीं जानती। ठीक है, तो यही कारण है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली कुछ जो है पॉइंटों के अंतर्गत इन्होंने अच्छे से समझाया है। कह रहा है कि अभिलेखित क्षमताएं बुद्धि के अंतर्गत स्वीकार की जाती है। यहाँ पर पहला आता है संज्ञात्मक क्षमता। संज्ञात्मक का इंग्लिश अर्थ होता है कॉग्निटिव कैपेसिटी। कॉग्निटिव में आपकी खुद की मतलब खुद को समझने की क्षमता, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखो आपकी आ जाएंगी। इसके संदर्भ में हम देखेंगे यहाँ पर संवेदनशीलता, कि आप कितने संवेदनशील है, समझ आपकी कैसी है, विवेदन क्षमता आपकी कैसी, विवेदन मतलब भेद करने की क्षमता आपकी कैसी है, समस्या समाधान की योग्यता तथा प्रभावी संप्रेषण की योग्यता, ये तमाम जो है आपके अंदर होनी चाहिए अगर बुद्धि के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, सामाजिक क्षमता, सोशल कॉम्पिटेंस, कह सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था जो है उसके प्रति क्या, सम्मान, अपने से बड़ों, छोटों तथा अवंचित व्यक्तियों के प्रति प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता मतलब आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, भले ही आपके घर के मेंबर न हो, लेकिन आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं इस समाज का एक व्यक्ति होने के नाते। दूसरों की चिंता, दूसरे व्यक्तियों के परिप्रेक्ष्य का सम्मान, इन सब का भी ध्यान आपको रखना है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा सांवेगिक क्षमता, इसे कहेंगे इमोशनल कॉम्पिटेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशन हमारे अंदर होना चाहिए। अगर इमोशन हमारे अंदर नहीं है, कुछ लोग कहते हैं इमोशनलेस रहना चाहिए, इमोशन नहीं रखना चाहिए, मतलब इमोशन मतलब प्रैक्टिकल बनो, लेकिन अगर हमारे अंदर इमोशन ही हट जाएगा तो हम जो है अपनी खुद की माँ, खुद के पिता और खुद के भाई, खुद के फैमिली के से कोई अटैचमेंट नहीं रह जाएगा स्टूडेंट्स। अगर सब कुछ प्रैक्टिकल चलना लगे ना तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ रोबोटिक है, सब कुछ मशीनरी है, तो इंसान एक मशीन जैसा हो जाएगा, और इंसान का इंसान से खासकर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वो अपने पिता से भी प्रैक्टिकली कुछ बात करेगा, मतलब हम अपने पिता, अपने फादर, अपने मदर से भी प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा होने लगेंगे कि उनसे भी अगर हम किसी बात को अगर करेंगे तो अपने हित को उसमें देखेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ कुछ लोग आज के जो मतलब कम पढ़े लिखे टाइप के लोग हैं, या जिसको समझ नहीं है, इसके अंदर ज्ञान की कमी है, वो सोचते हैं कि इमोशनल होना बेवकूफ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये अब देखो इसके अंदर देखो क्या क्या आपके गुण देखो दिखाई देते हैं इमोशंस के अंदर। ईमानदारी, शिष्टता, अच्छा आचरण और आत्म मूल्यांकन, मतलब खुद का मूल्यांकन करना, खुद के बारे में भी समझ रखना कि आप कर क्या रहे हो, आपका जीवन कहाँ जा रहा है। उसके बाद उद्यमी क्षमता। उद्यमी क्षमता मतलब इसे इंग्लिश में कहेंगे एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंस, मतलब आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, प्रतिबद्धता, देखो पहला शब्द प्रतिबद्धता, मतलब आपके अंदर एक तरह से डिटर्मिनेशन, या जो है आप बाध्य हो रहे किसी काम को करने के लिए, अध्यावास, धैर्य आपके अंदर हो, कठिन परिश्रम, सतर्कता आपके अंदर हो, या लक्ष्य निर्देशित करने का व्यवहार हो, मतलब किसी लक्ष्य को पाने का आपके अंदर व्यवहार हो। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपने इन पॉइंट्स के माध्यम से आपने भारत की संस्कृति के बेसिस पे बुद्धि को किस तरह से आंका गया है, किस तरह समझा गया है, बहुत अच्छे से समझा है। वीडियो बड़ी बनी है, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपकी समझ अच्छे से होनी चाहिए साइकोलॉजी क्लास 12th की बेसिकली, जो कि हम यहाँ कर रहे हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा इसमें हम सांवेगिक बुद्धि को पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर को ख़त्म कर दूँ, कभी 4-5 पेज रह गए हैं, अगर ख़त्म हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो 2 वीडियो और बनेगी, अदरवाइज़ एक वीडियो में चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो कवर हो गई है। अब ये लास्ट का आपका थ्योरेटिकल टॉपिक चल रहा है बस, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट है। और आप सबसे मैं यही कहूँगा, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान पढ़ने का मतलब सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ना नहीं है दोस्तों। एग्ज़ाम के लिए पढ़ना तो मतलब वो तो पढ़ी लोगे आप, लेकिन यहाँ पर मेरा आपको पढ़ाने का अर्थ ये है कि आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ले आओ, इस साइकोलॉजी, इस मनोविज्ञान विषय को पढ़ के अपने जीवन में उसको उतारो। ठीक है, तभी अर्थ मिलेगा। कोई भी चीज़ पढ़ा इसी वजह से जाता है कि उसको जीवन में उतारा जाए। अगर जीवन में नहीं उतारा गया तो वो अर्थहीन है, बेकार है। और
लास्ट में आप सबसे ये कहूँगा कि प्लीज़ अपनी वीडियो के बारे में राय दिया करो, कमेंट किया करो, जैसा भी आपको वीडियो लगे, ठीक है। कोई इम्प्रूवमेंट, कोई सुधार अगर आपके हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से मैं उसको हमेशा एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। मैं अपने अंदर, स्वयं के अंदर हमेशा हमेशा सुधार देखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ अपने फ्रेंडों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, मैक्सिमम लोगों को शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं मुझसे, वो जो है प्रीवियस बाकी वीडियोस को देखिए। इस वीडियो के आखिरी में जैसे मैं अभी कवर कर ख़त्म कर रहा हूँ, आपको लिंक मिल जाएगा, आप कंप्लीट प्लेलिस्ट में जाएं, पूरी वीडियो को एक एक करके देखें। और कहीं भी आपके डाउट या कन्फ्यूजन आपके अगर बनते हैं तो मुझसे पूछें। सो स्टूडेंट्स, टिल देन आप सबको रखना अपना ध्यान। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।